लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सी लैंग्वेज के हिस्ट्री एंड फीचर्स। तो दोस्तों आज सी लैंग्वेज में हम आगे बढ़ते हैं और हम आज स्टार्ट करेंगे एक बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज को और समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली सी के कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं। क्योंकि अभी तक मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने इंजीनियरिंग कर ली है, बीसीए कर लिया, एमसीए कर लिया, बट उन्हें यह नहीं पता कि एक्चुअल में सी प्रोग्राम बनता कैसे है। राइट, अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं कि सर सी लैंग्वेज तो हमें आती है बट हमें प्रोग्राम बनाना नहीं आता, एक्चुअल में उसका लॉजिक नहीं आता। तो ये तो वही बात हो गई कि यार मैंने कहा कि यार मेरे पास पर्स तो 5,000 रुपए का है बट उसमें पैसे ही नहीं है। तो विदाउट लॉजिक या विदाउट प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग पढ़ना बिल्कुल वैसा ही है। तो एटलीस्ट हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, हमें लॉजिक्स आने चाहिए सी प्रोग्रामिंग के। राइट, तो उन्हीं की सब चीज़ों को कवर करते हुए हम चलेंगे। तो एक बहुत बेसिक सा एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ मैं सी लैंग्वेज में और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो है क्या। राइट, यहीं से आपके सिंटेक्स भी क्लियर होंगे सी प्रोग्रामिंग के। ओके, नाउ मैं लिखता हूं। ओके फ्रेंड्स, ये एक प्रोग्राम है, मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main int abc, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट int abc, 3 वेरिएबल बनाए, क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन यूज किया, सम इज इक्वल टू a प्लस b किया, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी सम, गेट ch एंड कर्ली ब्रेसेस बंद। राइट, ये एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का। राइट, जिसमें मैंने 2 नंबर को ऐड करवाया है। अब हमें यहां पे ये समझना पड़ेगा एक्चुअल में कि ये जो इसमें जितने भी वर्ड्स मैंने यूज किए, जितने भी टर्म्स मैंने यूज किए वो एक्चुअल में है क्या। बात करूं मैं हैश की, क्या होता है ये हैश, क्या काम में आता है। जब से हमने प्रोग्रामिंग पढ़नी स्टार्ट किया हम हैश यूज करते आ रहे हैं बट हमें आज तक नहीं पता कि एक्चुअल में ये हैश करता क्या है, क्या काम होता है इस हैश का। इंक्लूड क्या है ये, इंक्लूड stdio.h क्या है, conio.h क्या है, void क्या है, मेन क्या है, क्यों यूज करता हूं मैं इनको प्रोग्राम्स में। ab sum क्या है ये, clr str फंक्शन क्या करता है, सम इज इक्वल टू जो a प्लस b हो रहा है ये एक्चुअल में कर क्या रहा है कि क्या बोलते हैं इसे, प्रिंट एफ क्या काम कर रहा है, परसेंटाइल डी मैंने क्यों लगाया है, गेट ch। इन सब का अगर मुझे मीनिंग नहीं पता ना तो मेरी प्रोग्रामिंग वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है। जबकि मैं बात करूं ना 80% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं आईटी के जिनको मतलब ही नहीं पता होता है इनका, बस उन्हें पता है रट लिया उन्होंने एक प्रोग्राम, किस तरह से प्रोग्राम बनता है और उसको यूज करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक टर्म्स का मतलब हम समझेंगे, मैं कोशिश करूंगा अपने बेस्ट से बेस्ट देने की ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग के वो क्लियर हो सकें। बिकॉज आप कितना ही रट लो बट जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना वो कॉन्सेप्चुअल आते हैं और जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना तभी वो आप उनको अटेम्प्ट कर पाते हैं उन क्वेश्चंस को। राइट, रट्टा मारने से या सिर्फ सी लैंग्वेज को पढ़ लेने से आप सिर्फ वही क्वेश्चंस कर पाते हैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे दे देता है। राइट, जैसे कि उसमें पूछ लिया कि डेटा टाइप कितने होते हैं, राइट, इंट की साइज क्या होती है, वो बेसिक क्वेश्चन है वो आप इजीली कर लोगे क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया तो। बट जब बात आ जाती है कॉन्सेप्ट की, ठीक है, तो फिर वहां पे आप वहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसे कि मैं बात करूं, राइट, उसने प्रिंट एफ में लिख दिया डायरेक्टली, एक एग्जांपल मैं आपको बीच में बता देता हूं। अगर उसने लिख दिया प्रिंट एफ और सम, क्या वैलिड है सी में? अगर उसने एग्जांपल दे दिया, क्या ये अगर एक प्रोग्राम लिख दिया उसने, प्रोग्राम में एक ब्लॉक में इसने प्रिंट एफ और सम लिख दिया और आपसे पूछा कि क्या है, कंपाइल टाइम एरर है, रन टाइम एरर है, या फिर सम की वैल्यू प्रिंट कर देगा या फिर कुछ और, तो आप क्या कहेंगे? यस दिस इज कंपाइल टाइम एरर। क्या करोगे? यही करोगे ना, कंपाइल टाइम एरर। बट बिलीव मी दिस इज नॉट कंपाइल टाइम एरर। ये बिल्कुल सही सिंटैक्स है और ये रन होगा सी प्रोग्रामिंग में। बट आप में से 99% लोग यह बोलेंगे कि नहीं प्रोग्राम गलत है ये। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि या तो प्रिंट एफ लिख रहे हो तो आप डबल कोट लगाओ, अगर इसको स्ट्रिंग मान रहे हो, अगर इसको वेरिएबल मान रहे हो तो आप इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाओ, यही पढ़ा है ना। बट बिलीव मी दिस इज राइट। मैं आगे बताऊंगा जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे और आगे बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, इस प्रिंट एफ और स्कैन फंक्शंस पढ़ेंगे तो मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा और अच्छे से। बट मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हमने प्रोग्रामिंग पढ़ तो ली एक्चुअल में बट हमें उसका मतलब नहीं पता। तो उन्हीं सब चीजों को हम रिवील करेंगे यहां पे, आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं हैश की। ये हैश क्या एक्चुअल में? दिस इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव? समझने की कोशिश करना। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस हैश को बोलते हैं और ये हैश करता है क्या है? ये हैश ये करता है कि प्रोग्राम जब भी कंपाइलेशन में जाता है ना, ये प्रोग्राम जब भी कंपाइल होता है ना, उससे पहले कुछ फाइल्स होती हैं, राइट, उनको कॉपी पेस्ट करने का काम करता है आपके प्रोग्राम में। क्या करने का काम करता है? कॉपी पेस्ट। जस्ट इस वर्ड को ध्यान रखना, कॉपी पेस्ट करता है और कुछ नहीं करता है।
राइट। ना ये प्रोग्राम के साथ उस फाइल को लिंक करता है, ना उसमें लोड करता है, ना कुछ और करता है। ये सिर्फ क्या करता है, आपने जो फाइल यहां पे लिखी है ना, ये एक फाइल है। ये फाइल क्या है, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो ये जो भी फाइल यहां पे है ना, या XYZ वॉटेवर, आपने कुछ भी कोई दूसरी फाइल भी अगर आपने खुद की फाइल भी बना के रखी है ना, उस फाइल को यहां पे क्या करेगा, कॉपी पेस्ट कर देगा, उसका जो कंटेंट होगा उसको। एक्चुअली समझ में आया? इट मींस प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का काम क्या है कि कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले किसी जो दूसरी फाइल हमने इंक्लूड की है उसके कोड को एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट करना है इस प्रोग्राम में। आई थिंक ये क्लियर होगा। हैश क्या काम करता है? हैश का काम है कंपाइलेशन से पहले जो फाइल हमने इंक्लूड की है, या जिस फाइल के प्री प्रोसेसर यूज कर रहे हैं जिस फाइल के लिए हमने, तो उसका जो कोड होता है उसको कॉपी पेस्ट करना हमारे प्रोग्राम में। राइट, ओके। सेकेंड टर्म हम समझते हैं। एक्चुअली मैं लिखवा नहीं रहा हूं, नोट्स आप प्रिपेयर कर लेना, या तो जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड इंक्लूड की। इंक्लूड क्या है यहां पे? इंक्लूड एक फोल्डर का नाम है जिसके अंदर आपकी ये वाली हेडर फाइल्स रखी है। ये क्या, इवन सारी जितनी भी हेडर फाइल्स होती हैं सी प्रोग्राम के अंदर, हम जो यूज करते हैं सी लाइब्रेरी के अंदर, वो सारी की सारी कहां रखी होती है? इस इंक्लूड फोल्डर के अंदर रखी होती है। और ये इंक्लूड फोल्डर कहां होता है? आपके टर्बो सी का जो फोल्डर होता है टीसी, उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, इंक्लूड, बिन, लिप्स। तो ये सारे फोल्डर्स कहां रखे होते हैं? आपके टीसी में। उन्हीं में से एक फोल्डर है इंक्लूड। राइट, तो इंक्लूड क्या है? एक फोल्डर नेम है, और इस फोल्डर के अंदर क्या होती हैं? आपकी हेडर फाइल्स होती हैं। राइट, यहां तक कोई इश्यू है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। थर्ड, stdio.h। stdio.h क्या है? stdio.h एक हेडर फाइल है। इस .h का मतलब होता है हेडर। राइट, ये .h एक्सटेंशन है इस फाइल के लिए, जो कि क्या बताता है? इस फाइल का टाइप बताता है कि एक हेडर फाइल है। और इस stdio की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। नाउ बात करें इस हेडर फाइल की। हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो एक्चुअल में होता क्या है इन हेडर फाइल्स में? इस stdio.h हेडर फाइल में है क्या? तो ये जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, इसमें क्या होता है? इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं उनका डिक्लेरेशन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? डिक्लेरेशन। रिमेंबर दिस पॉइंट, डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन का मतलब है कि सिर्फ ये बताया होता है कि जो फंक्शन है किस टाइप का है, यानी इसका रिटर्न टाइप क्या होगा और कौन कौन से आर्गुमेंट्स ले रहा है ये, ना कि वहां पे कंप्लीट डेफिनेशन होगी उस फंक्शन की। यानी वो फंक्शन क्या कोड कर रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, वो वहां पे नहीं लिखा होता हेडर फाइल में। तो बिलीव मी, इस चीज को नोट कर लेना कि stdio.h या conio.h या कोई भी हेडर फाइल होती है उसमें सिर्फ उस फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है, ना कि डेफिनेशन। राइट, मैं बताऊंगा कि डेफिनेशन कहां रखी होती है अगले वाले चैप्टर में। जब मैं आगे डिस्कशन करूंगा इसी में, तो मैं आगे बताऊंगा कंपाइलेशन प्रोसेस हम पूरी समझेंगे, तब मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में इसका जो कोड होता है, फंक्शन का जो एक्चुअल में डेफिनेशन होती है, कोड होता है कि फंक्शन, उसकी फंक्शनलिटी क्या है, वो क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, वो कहां पे लिखा होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं ये बता रहा हूं कि सिर्फ जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने भी जो फंक्शंस होते हैं उनका डिक्लेरेशन होता है इस हेडर फाइल में stdio.h में। और कौन कौन से इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस? एक है आपके printf और एक है scanf, और भी होते हैं। राइट, वो हम डिस्कस करेंगे अभी फर्दरली। अभी सिर्फ इस प्रोग्राम में मैं दो फंक्शन यूज कर रहा हूं, तो मैं दो फंक्शन डिस्कस कर रहा हूं, printf एंड scanf। राइट, printf क्या करता है? प्रिंट करने का काम, यानी आउटपुट देने का काम। scanf क्या करता है? रीड करने का काम यूजर से, यानी कि इनपुट लेने का काम। तो इनपुट एंड आउटपुट के दो स्टैंडर्ड फंक्शन है सी प्रोग्रामिंग में, printf एंड scanf, जिनको कहां पे डिक्लेयर किया होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio.h हेडर फाइल के अंदर। आई थिंक इस हेडर फाइल का मतलब समझ में आ गया होगा। ये हेडर फाइल क्या करती है? ये हेडर फाइल कंपाइलर को ये बताएगी कि जो फंक्शंस आगे दो यूज हो रहे हैं, printf एंड scanf, सॉरी scanf इसमें यूज नहीं किया मैंने, printf जो फंक्शन यूज हो रहा है उसकी डेफिनेशन, उसका डिक्लेरेशन यहां पे है। राइट, यानी कि इट मींस अब इस पूरी लाइन का मतलब क्या हो गया? इस पूरी लाइन का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होगा उससे पहले, कंपाइलेशन से पहले एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, ये क्या करता है? ये इस stdio.h हेडर फाइल में जितना भी कोड लिखा होता है उसको कॉपी पेस्ट कर देता है यहां पे। और ये stdio.h हेडर फाइल कहां मिलेगी? इस इंक्लूड फोल्डर के अंदर मिलेगी।
राइट। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन होता है इन फंक्शंस का, ना कि डेफिनेशन होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगेन सेम टास्क होगा इस हैश का, इंक्लूड, अगेन फोल्डर का नाम हो गया, और अब ये किस फाइल को इंक्लूड कर रहा है आपकी को, conio.h, conio.h, मैं इसको रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट वन इज conio.h, conio.h अगेन क्या है, .h एक्सटेंशन लगा हुआ है, इट मींस ये क्या है, एक हेडर फाइल है। ओके, नाउ अब हेडर फाइल है तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब है किसी ना किसी फंक्शन का क्या होगा, यहां पे डिक्लेरेशन क्या होगा इस हेडर फाइल में, राइट। तो किस तरह के फंक्शंस का डिक्लेरेशन होगा, दैट इज conio, कंसोल इनपुट आउटपुट। जो conio.h हेडर फाइल है इसकी फुल फॉर्म होती है कंसोल इनपुट आउटपुट, और इसमें कंसोल से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं ना उनका डिक्लेरेशन होता है। कंसोल से रिलेटेड फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, और कंसोल एक्चुअल में होता है क्या है, आपने जब भी किसी प्रोग्राम को रन किया होगा तो एक ब्लैक स्क्रीन आती है जिसपे आपका आउटपुट दिखता है, दैट इज कॉल्ड कंसोल, उसी को कंसोल बोलते हैं हम, राइट। तो क्लियर स्क्रीन, ये जो क्लियर स्क्रीन फंक्शन मैंने इसमें यूज किया है ना, इसका मतलब होता है स्क्रीन को क्लियर कर देना, यानी आपकी स्क्रीन जो कंसोल होता है ना उस पर जो भी आप जब भी हर बार आप प्रोग्राम को रन करते रहते हैं ना, तो आपने जो पहले रन किया था ना प्रीवियसली प्रोग्राम, उसका आउटपुट वहां दिखाई देता रहता है ऑलवेज। जब भी आपने प्रोग्राम को रन किया होगा आपने नोटिस किया होगा कि आपने एक बार प्रोग्राम को रन किया, उसका आउटपुट आया कुछ, आपने इनपुट लिया यूजर से, देन प्रोग्राम ने आपको आउटपुट दिखाया, ओके, देन आप वापस से प्रोग्राम में आए, देन आपने वापस से कंपाइल किया, रन किया प्रोग्राम को, देन आपने वापस से इनपुट दिया और आपको आउटपुट मिला। बट जो पहले वाला प्रोग्राम था जिसका इनपुट और आउटपुट आपने डाला था वो एज इट इज वहां पे दिखेगा आपको। कब तक दिखेगा, जब तक आप CLR SCR यूज नहीं करेंगे। क्लियर स्क्रीन फंक्शन जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक आपको वहां पे दिखाई देगा, राइट। एक और फंक्शन इसमें हम यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में, getch, वो फंक्शन भी यहां पे लिखा होता है। इस getch का मतलब क्या होता है, getch का मतलब होता है यूजर से किसी भी एक कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए वेट करना। जैसे कि वो की प्रेस करता है ना तो इसको एक कैरेक्टर मिल जाता है और जो आपकी आउटपुट स्क्रीन है वो गायब हो जाती है और आप वापस से कहां जाते हैं, प्रोग्राम में आ जाते हैं। तो getch का काम है स्क्रीन को होल्ड करके रखना जब तक आप चाहते नहीं है तब तक। सेम काम यहां पे रिटर्न से भी होता है प्रोग्राम में, रिटर्न 0 से, राइट। हम आगे डिस्कस करेंगे उन चीजों को, बट मेरा यहां पे लिखने का मेन मकसद ये था कि मैं आपको conio.h हेडर फाइल के बारे में बता सकूं। तो इस conio.h हेडर फाइल में दो फंक्शंस लिखे होते हैं, क्लियर SCR और getch, राइट। ये दोनों फंक्शंस कंसोल से रिलेटेड होते हैं। कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का नाम है conio.h का, राइट। .h लगा हुआ है, इट मींस ये हेडर फाइल है, क्लियर है। और हेडर फाइल के अंदर हमें पता है क्या लिखा होता है, डिक्लेरेशन होता है किसी भी फंक्शन का। तो इन फंक्शंस का केवल डिक्लेरेशन होता है, डेफिनेशन नहीं होती है, ध्यान रखना, राइट। आगे चलो, void। ओके फ्रेंड्स, अगर बात करूं इस void की तो void एक्चुअल में क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है जिसका मतलब होता है नथिंग। एक्चुअली ये जो मेन फंक्शन है ना इसका रिटर्न टाइप बता रहा है, ये क्या बता रहा है, रिटर्न टाइप कि जो मेन फंक्शन है ना कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। void का मतलब है नथिंग, खाली। इट मींस एम्प्टी। जब एम्प्टी रिटर्न होता है ना, कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता ना कोई वैल्यू, तो वहां पे हम void यूज करते हैं। और ये void यही बता रहा है यहाँ पे कि ये जो मेन फंक्शन है ना ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। आई थिंक क्लियर है। हम जब आगे डेटा टाइप्स और फंक्शंस पढ़ेंगे, डेटा टाइप में मैं बताऊंगा आपको void क्या होता है। जब हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे तो फंक्शंस में आपके रिटर्न टाइप आएगा, तब हम और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ अभी मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं कि एक्चुअल में ये लोग कर रहे, ये जो प्रोग्राम बनाया ना इसका मतलब क्या है एक्चुअली, ठीक है। हम डिटेल में एक एक चीज को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नाउ मेन, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा मेन। ओके, मेन क्या है, मेन के आगे पैरेंथेसिस लगे हुए हैं। इट मीन सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है ना वो ये आती है, जैसे ही मैं किसी भी वर्ड के आगे देखता हूं ना, दिस इज पैरेंथेसिस। और ये पैरेंथेसिस क्या होते हैं, किसी भी फंक्शन को इंडिकेट करते हैं, किसी भी फंक्शन को इंडिकेट करते हैं जो पैरेंथेसिस होते हैं। तो ये मेन क्या है, एक फंक्शन होता है, राइट। और बिलीव मी, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उनमें से आधे स्टूडेंट्स को तो ये नहीं पता होता है कि ये कीवर्ड है या आइडेंटिफायर है मेन। क्यों? क्योंकि हर प्रोग्राम में मेन यूज होता है, हर प्रोग्राम में मेन यूज होता है। और जब भी प्रोग्राम में हम मेन यूज करते हैं ना तो लोगों को लगता है कि अरे तो कीवर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कीवर्ड होना चाहिए। बट मेन कभी भी कीवर्ड नहीं होता है। बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मेन कीवर्ड है या नहीं है, राइट।
कहीं ना कहीं 4 क्वेश्चन दे देगा, निम्न में से कीवर्ड कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है, और उसमें से मेन ऑप्शन होता है और लोग मेन को टिक कर देते हैं। तो मेन एक कीवर्ड नहीं है, एक आइडेंटिफायर के रूप में यूज होता है, बट ये फंक्शन है हमारा मेन फंक्शन। और ये मेन फंक्शन पता है क्या करता है, यहां पे काम क्या है इस मेन फंक्शन का? आप में से 99% स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि मेन करता क्या है। एक्चुअल में ये मेन है ना, कंपाइलर को ये बताता है कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है ना वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है ना, यहां से कभी भी नहीं होता है, यहां से कभी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऑलवेज मेन से स्टार्ट होता है। तो मेन टेल्स टू द कंपाइलर दैट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुड बी स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट। आई थिंक क्लियर होगा कि मेन क्या करता है। मेन हो गया। मेन के बाद आपके पास आ रहा है इंट। इंट क्या है? इंट एक डेटा टाइप है। क्या है? इंट एक डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है? सर ये तो हमें पता ही नहीं डेटा टाइप क्या भला होती है। डेटा टाइप नाम से क्लियर है, डेटा और टाइप, यानी कोई डेटा अगर मैं प्रोग्राम में यूज कर रहा हूं ना तो उसका टाइप क्या होगा, किस तरह का वो डेटा है। यानी कि किसी भी वैल्यू को स्पेसिफाई करने वाला टर्म क्या कहलाता है? आपका डेटा टाइप कहलाता है। कि जो मैंने वैल्यू लिखी है, कोई भी डेटा लिखा है ना, उस डेटा का प्रकार कैसा है, वो क्या इंटीजर है? इट मींस बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि मैंने लिखा 10, राइट, और मैंने लिखा 14.5, राइट, मैंने लिखा ए, मैंने लिखा ABC, राइट। ये सब क्या है? अलग अलग डेटा है, बट ये अलग अलग प्रकार का डेटा है। आपको समझ में आ रहा होगा यहां पे, राइट। ये जो मैंने 10 लिखा है ये एक इंटीजर नंबर है, ये एक फ्लोट नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये एक कैरेक्टर है और एक स्ट्रिंग है, राइट। तो ये जो डेटा है ना, इस डेटा का टाइप कौन स्पेसिफाई करता है, कौन बताता है? ये बताता है जो आपके डेटा टाइप्स होते हैं। और ये सी लैंग्वेज में या सी प्रोग्रामिंग, मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि सी प्रोग्रामिंग क्या है, स्ट्रिक्ट टाइप्ड लैंग्वेज है। यानी कि पहले ही आपको कंपाइलर को बताना होगा कि आप इस प्रोग्राम में कौन कौन से वेरिएबल्स यूज करने वाले हैं, किस तरह का डेटा आप इसमें यूज करने वाले हैं प्रोग्राम में। और यही होता है डिक्लेरेशन इन वेरिएबल्स का, राइट। इनको सबको क्या बोलते हैं? ABC को क्या बोलेंगे हम यहां पे? नेक्स्ट आपके जो ABC है, सॉरी AB सम है, इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं हम वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये डेटा टाइप भी हम आगे डिस्कस करेंगे और अच्छे से। अभी मैं रफ ओवरव्यू दे रहा हूं एक्चुअल में होता है क्या है। तो इंट तो क्या है? एक डेटा टाइप है, और AB सम क्या है? वेरिएबल्स हैं, राइट। नाम है वेरिएबल्स के, राइट। अब वेरिएबल्स के नाम क्या होते हैं? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है जो कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करके रखता है, कोई ना कोई वैल्यू होल्ड करता है, बट उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है प्रोग्राम में ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम चंदन है, राइट, तो मेरा नाम है, तो वैसे ही इस वेरिएबल का नाम है ए। अब इसमें क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे AB सम में। बट यहां समझने वाली बात यह है कि ये जो AB और सम है ना, ये किस तरह के हैं? इंटीजर टाइप के। इनमें जो वैल्यू आएगी ना वो इंटीजर टाइप की आएगी, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू या कोई स्ट्रिंग वैल्यू या कोई कैरेक्टर वैल्यू मैं इनमें नहीं रख सकता। सिंपल। इंट का मतलब ओके। नाउ नेक्स्ट CLR SCR का मतलब मैं समझा चुका हूं आपको, क्लियर स्क्रीन, राइट। जो आपकी आउटपुट स्क्रीन है, जो कंसोल स्क्रीन है, उसको क्लियर करने का काम करता है CLR SCR। सम A इज इक्वल टू A प्लस B, राइट। नाउ ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट। और कैसा स्टेटमेंट है? एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। बट पहले यहां पे क्या हो रहा है? कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है। इसने क्या किया? A और B को जोड़ा, राइट, और किस में असाइन कर दिया? सम में असाइन कर दिया, राइट। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। क्या कहलाता है? असाइनमेंट स्टेटमेंट। जब हम किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करते हैं इक्वल ऑपरेटर के थ्रू, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट, राइट। तो ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंटएफ। प्रिंटएफ मैंने आपको बताया कि प्रिंटएफ क्या करता है? किसी भी वैल्यू को आपके आउटपुट स्क्रीन पे, कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करने का काम करता है। बट इस प्रिंटएफ को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्रिंटएफ है कैसे। दिस इज प्रिंट एंड दिस इज एफ। प्रिंट का मतलब होता है प्रिंट करना, राइट, और एफ का मतलब क्या होता है? फॉर्मेट। क्या होता है? और बिलीव मी, शायद 19% स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा इस एफ का मतलब फॉर्मेट होता है यहां पे, राइट। फॉर्मेट का मतलब है कि आगे में जिस भी फॉर्मेट में मैं चाह रहा हूं ना लेना, जिस भी फॉर्मेट में मैं आउटपुट चाहता हूं ना, उस फॉर्मेट में ये मुझे आउटपुट देगा। इसलिए प्रिंट एफ यूज करते हैं हम, राइट।
इसको मैं आगे और डिस्कस करूंगा डिटेल में, अभी आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है यहां पे, राइट। ओके, नाउ परसेंटाइल डी, क्या है ये परसेंटाइल डी? मैं इसको रफ कर रहा हूं एक बार। नेक्स्ट परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी क्या है? इसको बोलते हैं हम फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या बोलते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर। अभी मैंने बोला प्रिंट एफ में जो एफ का मतलब होता है ना वो फॉर्मेट होता है, तो इसी के अंदर ये जो परसेंटाइल डी है ना ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कहलाता है। ये बताता है कि जो प्रिंट हो रही है ना जो वैल्यू, वो किस तरह की वैल्यू प्रिंट होगी। इट मींस जो भी मैंने यहां पे लिखा है ना ये जो सम, ये सम है ना किस तरह की वैल्यू है? परसेंटाइल डी। और परसेंटाइल डी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है ना किसका होता है? इंट का होता है। परसेंटाइल डी किसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है? इंट का होता है। सभी तरह के डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, वो मैं आगे आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा, राइट। जैसे कि बात करें परसेंटाइल एफ की तो ये फ्लोट का होता है, तो वैसे ही सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर बने हुए हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ेंगे, राइट। नाउ गेट सी एच। गेट सी एच अगेन मैं आपको बता चुका हूं, एक कैरेक्टर के लिए होल्ड करता है स्क्रीन को, एक कैरेक्टर का वेट करता है। जैसे यूजर कोई कैरेक्टर प्रेस करता है, कोई की प्रेस करता है, तो ये वापस आपके प्रोग्राम में आ जाता है आउटपुट स्क्रीन को छोड़ के। तो ये आपका एक बेसिक प्रोग्राम था सी लैंग्वेज का। आई होप आपको सभी वर्ड्स का मीनिंग समझ में आया होगा कि जो भी हम लिखते हैं सी प्रोग्राम के अंदर एक एक वर्ड, उसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में। अब यहां पे नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनमें मैं आपको सबसे पहले तो ये डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल में कंपाइलेशन प्रोसेस किस तरह से होती है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, राइट। क्यों? क्योंकि सिंपल हमें लगता है कि कंपाइलर ने इस प्रोग्राम को उठाया, एरर चेक की और आउटपुट दिखा दिया आपको। ऐसा नहीं होता है। ये जो प्रोग्राम होता है ना 4 से 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। वो कौन कौन सी होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो इनफ है मेरे अकॉर्डिंग, काफी लंबा हो जाएगा अदरवाइज वीडियो। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है और आपको लगा है कि आपने कोई नई चीज सीखी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, वो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। प्लीज क्लिक ऑन दिस रेड बटन सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब नाउ। दूसरी चीज मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला था कि अगर फ्रेंड्स आपको कहीं भी लग रहा है कि यार जो मैं चीज पढ़ा रहा हूं ना वो यूनिक है, अभी तक आपने नहीं पढ़ी है, नहीं समझी है, और आपको सी लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, तो इस वीडियो को शेयर करना। और शेयर ऐसे नहीं करना है कि डायरेक्टली आपने शेयर कर दिया उठा के, नहीं। अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरह शेयर करना है आपको कि मैंने इस वीडियो में इतने मिनट और इतने सेकंड पे ये चीज देखी है, ये पढ़ी है, जो कि मेरे लिए यूनिक थी, मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी है, क्या तुम्हें ये चीज पता थी? इस तरह से आपको इस वीडियो को शेयर करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, बिलीव में आगे आपको और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है सी प्रोग्रामिंग में, जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है, और बहुत अच्छे तरीके से हम सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आपको अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाना है और उनको बताना है कि वो चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट उन्हें मिलने वाला है, बहुत अच्छे से सी लैंग्वेज एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।